बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में ऊंच नीच तो होती रहती है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद पीडीएम के जलसे वक्त पर होंगे और उस जगह पर होंगे जहां पीडीएम डिसाइड कर चुकी है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमाते हैं कि कोरोना वायरस का बहाना लेकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कोई भी जलसा डिले नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ हर दूसरे दिन बल्कि हर रोज 2000 से जायद पेशेंट्स जो है वो कोरोना वायरस के सामने आ रहे हैं, जिनकी तशखीस हो रही है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तशखीस नहीं हो पा रही। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की सियासत जो कि तेजी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कहा भी था कि दिसंबर और जनवरी, यानी दिसंबर का एंड और जनवरी की शुरुआत में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो मूवमेंट है वो और तेजी पकड़ेगी। क्या ये मूवमेंट एक आम पाकिस्तानी के लिए या सियासी कारकुन के लिए मौत का परवाना बनकर तो नहीं आएगी? ये बहुत अहम सवाल है जिसके हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में आज वजीर आजम साहब ने एक और अहम ऐलान किया। वो कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, ताकि जो भी जमात हो, खा वो उनकी अपनी जमात ही क्यों ना हो, जब हारे तो हार तस्लीम करे और जब जीते तो सर उठाकर अपनी जीत को फख्र से कह सके कि वो जीते हैं। अब ऐसा कब हो सकेगा, क्या हो सकेगा, नहीं हो सकेगा? हमारे हमसाया मुल्क में हो रहा है ऐसा, तो फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं? इसके साथ साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो कि अब अनफॉर्चुनेटली बड़ा तवातुर से हमें देखने में आ रहा है। कश्मीर में 4 साल बच्ची से ज्यादती की जाती है और वहां जो पुलिस एहलकार हैं वो भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा सकते। दरिंदा सिर्फ लोगों के साथ दरिंदों जैसा ही ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की रियासत जो कि रियासत माँ के जैसी होगी, वो उस रियासत को कौन मना कर रहा है कि इस तरह के दरिंदों को दरिंदों जैसी ही सजा दी जाए? इस हवाले से हमारे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने हमें ज्वाइन। के अलावा नासिर बेग चुगताई साहब हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया एनबीसी, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आखिर में कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर उरूज हसन मौजूद होंगे जो कि ऑफ कोर्स एक जानी मानी शख्सियत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ब्रिगेड साहब मैं आपकी तरफ ही आऊंगी, उसके बाद एनबीसी की तरफ। ब्रिगेड साहब, पाकिस्तानी सियासत में हमारे यहाँ सियासतदान इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि उनके जलसे जुलूस ज्यादा जरूरी हैं। और ये बात जरूरी नहीं कि रोज 2000 से जायद लोगों की कोरोना वायरस की तशखीस हो रही है। वाई? क्या हम इस नए दौर में नए तरीके जलसे जुलूस के नहीं अपना सकते? शुक्रिया अनीता। असल में आपने जो बात की सियासत की, और सियासत है जमहूरियत में, और जमहूरियत का जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो उसका खासियत है, वो ये है, कहा जाता है कि ये बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है। यानी लोगों के जरिए, और लोगों के, जब फॉर द पीपल आप कहते हैं तो उसका मतलब है अवामुन नास के इंटरेस्ट के जरिए। अब क्या आप, एक सवाल मैं आप यहाँ पे छोड़ता हूँ कि क्या हमारे मुख्तलिफ अदवार में जो हुकूमतें रही हैं, चाहे वो, और ख़ास तौर पे वो हुकूमतें जो जमहूरियत का ढोल पीटती रही हैं, क्या उन्होंने वो काम किए हैं जो फॉर द पीपल होंगे? उन्होंने वो काम किए हैं जो एक आम आदमी के इंटरेस्ट में होंगे? वो काम कर सकी हैं जो एक आम आदमी की औकात ज़िंदगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे? अगर उसका आपको जवाब चाहिए है तो आप 12 साल में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर, वहाँ जाके मुख्तलिफ अदारों को, मुख्तलिफ चीज़ों को, और मुख्तलिफ अस्पतालों को, मुख्तलिफ स्कूलों को, मुख्तलिफ सड़कों को, मुख्तलिफ नालों को चेक कर लीजिए। शायद जवाब आपको बड़ा कैटेगोरिकली मिल जाएगा कि हमारे यहाँ सियासत का रुख और सियासत का आंसर जो है वो सिर्फ इलीट्स जो है ना, इलीट टॉप रैंकिंग लोग जो हैं, उनके इंटरेस्ट पे, उनकी स्वाबदीद पे, उनकी करप्शन पे, उनकी सहूलियत असर होता है। अब आप जिस चीज की बात कर रही हैं, जिस मौलाना का जिक्र किया, ये आपको पता है कि जब वो ताकत में होता है तो एक सिर्फ मिसाल आपको दूंगा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूंगा। मिसाल ये दूंगा कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में खत्म नबूवत के हिसाब से एक बिल पास किया गया था जिसमें कोई अनूशा रहमान और वो अपना एक लीगल जो मिनिस्टर थे वो इन्वॉल्व थे।
अब उसके खिलाफ जब वो और पब्लिक में साथ जाहिर है, आप खुद सोच दे पाकिस्तान की पब्लिक कितनी मोहब्बत करती है रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम की जात से, और वो कोई ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। लोगों की तरफ से जब रिएक्शन आया तो हम हुकूमत जो है वो डिफेंसिव पे गई, उसने मुख्तलिफ तौजीहात पेश करनी शुरू की, लेकिन उस तमाम चीजों में अगर कोई नहीं बोला तो वो ये मौलाना था जिसका आप जिक्र कर रही हैं, और इसने ना उसके ऊपर ये उसको उस गवर्नमेंट का हिस्सा था। तो यहाँ से अगर इस एक मिसाल से आप इस शख्स के किरदार का अंदाजा लगा लें तो आपको लगेगा कि इसके लिए अवाम का इंटरेस्ट मायने नहीं रखता। इसके लिए जो मायने रखता है, या इस किस्म के बाकी भी जो लोग हैं उनके लिए जो मायने लगता है वो जात का इंटरेस्ट है। और इस वक्त जो पॉलिटिकल स्ट्रगल अगर आप इसको कहते हैं तो शर्म का बाइस है अगर आप इसको सियासी स्ट्रगल कहेंगे, क्योंकि अगर तो कराची का जलसा हुआ। फिर मुझे एक चीज मुझे एक बड़ा सादा सा जवाब चाहिए, और साथ ही मैं प्रोडक्शन टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे नासिर बेग शुक्ताई साहब के साथ भी शुरू करिएगा। ब्रिगेडियर साहब, सादा सवाल ये है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब दिसंबर के एंड पे और जनवरी की शुरू में पीडीएम की ये जो तमाम सियासी मुहिम है इसका पीक आना है, और इसी टाइम पे ऐसा लगता है कि कोरोना का पीक आना है, तो कैसे बैलेंस किया जाए सियासत और कोरोना? इसको कैसे बैलेंस करें? बैलेंस नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो लोग सियासत कर रहे हैं वो लालची हैं, वो मक्कार हैं, वो फरेबी हैं, वो झूठे हैं। और एक का जिक्र तो आपने कर दिया, एक पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है। मैं आपसे सवाल करता हूँ छोटा सा पूरे पाकिस्तान की पब्लिक से, ये जो पीडीएम के जो जलसे हुए हैं 5-6, इसमें सिवाय अदारों को टारगेट करने के, अपनी जात को प्रोजेक्ट करने के, अपने इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट करने के, मुझे आप एक जलसे में एक इशू बता दे जहां अवाम के इंटरेस्ट की बात हुई हो। चाहे कराची का अगर जलसा था तो वहां तक कराची के इश्यूज को हैंडल करना चाहिए था ना, वहां कराची के इश्यूज पे बात करनी चाहिए थी। तो ये जो ऊपर ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट जो है, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है अवाम से, इसने मारना है लोगों को। दे वांट के सारे लोग नए ये रहे, सिर्फ ये बांसुरी बजाते रहे, बाकी लोग जाए जहन्नुम में। ब्रिगेड साहब, लेकिन कोरोना वायरस ये नहीं देखता कि कौन अवाम है और कौन अशराफी है। कोरोना वायरस तो सबको लगता है सर। रनिका, जो अफशाफिया हैं वो 2 मिनट पहले आते हैं, 6 मास्क पहन के आते हैं, 25 इंजेक्शन लगवाए हुए होते हैं। जो अवाम एक दूसरे से हाथ बैठ के खड़े होते हैं, उन्होंने नहीं किया होता। और हमारे यहाँ एजुकेशन लेवल तो आपको पता है, लिटरेसी लेवल भी आपको पता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मैं आपको बताता हूँ, जो बड़े अरसे तक एजुकेटेड होने के बाद कोरोना का डिनाई करते रहे। वो कहते हैं कोरोना तो है ही नहीं कोई, हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से इमदाद लेने के लिए कोरोना की वबा जो है फैलाई है। तो जब जहाँ पे आपका काम एक बड़े बहुत सारे सोबर लोगों का ये स्टांस है, तो अवाम का क्या स्टांस होगा? रेडी वाले बेचारे का क्या स्टांस होगा? या एक आम आदमी जो वहां पे आ रहा है, जो मदरसे से उठ के आ रहा है, ये शख्स कौन लेके आता है? ये तो अवाम को लेके आता है, मदरसों से उठा के लोगों को ले आता है। मदरसों के इसने ताकत बनाई हुई है, मदरसों के लोगों को ब्लैकमेल करता है। 400 रुपए खत्म नबूवत के नाम पे जब इस्लामाबाद में धरना किया था, वहां आपको याद है क्या हुआ था? अब ये तो पब्लिक को आंखें खोलनी है ना कि उसका इंटरेस्ट है। ये लोग तो तैयार बैठे हुए, दे आर रेडी टू किल पीपल। ये चाहते हैं कि जी लोग जो है वो अपना इससे इफेक्टेड हो ताकि हुकूमत के लिए प्रॉब्लम है। इनके 2 एंगल हैं। ये लोगों के जरिए हुकूमत को ब्लैकमेल करना, हुकूमत को बदनाम करना चाहते हैं कि जब ज्यादा लोग बीमार होंगे, अस्पतालों में जगह नहीं हो। अभी भी इस्लामाबाद के अस्पतालों में जगह नहीं है। आप एक सर्वे करा के देख लीजिएगा, आप हॉस्पिटल में जाए, वो कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है रखने के लिए। लोग बेचारे, जो गरीब आदमी है उसको तो कोई पूछता ही नहीं है। गरीब का इंटरेस्ट यहाँ नहीं का, कहीं से मुझे गरीब का इंटरेस्ट निकाल के दिखा दे। अगर इस मूवमेंट का इंटरेस्ट गरीब का इंटरेस्ट होता तो मैं कहता कि चलो कोरोना को भी बर्दाश्त, लेकिन इनका इंटरेस्ट है कि मुझे क्यों निकाला, मैं इलेक्शन में कामयाब क्यों नहीं हुआ, मेरा बाप बाहर क्यों बैठा हुआ है, मुझे करप्शन करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा, मुझे पैसे खाने का मौका क्यों नहीं मिल रहा, मैं मिनिस्टर क्यों नहीं हूँ, मैं अपनी जात से पैसा क्यों खर्च कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट का पेट्रोल क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा। तो जब यहाँ पे ये साइकी होगी कि कश्मीर कमेटी का पैसा मैं क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो आप मुझे बताएं अवाम के इंटरेस्ट की किसको परवाह? आपको परवाह है, आप प्रोग्राम कर देंगी, लेकिन ना तो अवाम इस चीज को सुनने को तैयार होंगे कि वो अपनी इंटरेस्ट के लिए खुद ही कुछ हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर ले। और ये लोग जो है, इनका करैक्टर में तो मुझे कोई शक नहीं है कि दे वांट कि आम आदमी जो है मरे और उसके ऊपर अवाम ब्लैकमेल, अवाम को जरिए हुकूमत को ब्लैकमेल करे कि जी देखे जी जब अब ज्यादा केसेज होंगे तो हुकूमत के पास कैपेसिटी नहीं है, अस्पतालों के पास कैपेसिटी नहीं है, वैक्सीन आपके पास है नहीं, मास्क आपके पास
कम है, आपके पास वेंटिलेटर है नहीं, साफ जाहिर है तो ब्लेम गेम किसके ऊपर आएगी? हुकूमत के ऊपर बात जाएगी, उसको ये एक्सप्लॉइट करेंगे कि देखिए जी, इस हुकूमत ने तो लोगों के इंटरेस्ट से काम नहीं किया। ये नहीं सोचे, और हुकूमत भी तो नहीं कर रही ना। अब जो पिछले दिनों हुकूमत ने जलसे किए हैं तो उनको ही कुछ अकल आ जानी चाहिए यार। बड़ा सवाल यही ब्रिगेडियर साहब उठता है कि आपको याद है रावलपिंडी के अंदर एक जलसा होना था, उससे पहले ही रावलपिंडी के अंदर हुकूमत के लोगों ने, कुछ ओहदेदारों ने एक जलसा किया था लियाकत बाग के अंदर। फिर पीडीएम तो ये पूछती है, ऑपोजिशन तो ये पूछती है कि ठीक है हम जलसा नहीं करते, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस क्या सिर्फ ऑपोजिशन के टाइम पे होता है या हुकूमत के टाइम पे भी होता है? फिर ऑपोजिशन को चांस क्यों दिया जाता है कि वो इस तरह की बात कर भी सकते? मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जब हुकूमत भी इसी चीज को लेकर चल रही है तो इसका मतलब दे आर आल्सो नॉट बॉदर्ड। यही तो एक मैं आपको लीडरशिप ट्रॉयका की जो बात कर रहा हूँ, इसी हिसाब से तो कर रहा हूँ कि जी आपको जब लीडरशिप ही बॉदर्ड नहीं है, चाहे वो अपोजिशन में बैठी है, चाहे वो हुकूमत में बैठी है, और वो जनाब अपने जलसों से अपनी सियासत को लेकर चल रहे हैं, तो आप मुझे बताइए ना, फिर जवाब तो फिर ये आवाम की तरफ से आना चाहिए ना उनको। लेकिन बाइकआउट करने का क्या तरीका है? कल अब वो जो एक मौलवी ने जो रैली निकाली है, यानी चीज फ्रांस में होती है भाई, आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो, आप जरूर प्रोटेस्ट करो, आपको पता है कि जी आवाम के जज्बात किस तरह बुरी तरह मजरूम है, लेकिन आप पूरे अपना जो कैपिटल को आप सिक्वीज कर लो, आप वहां पे धरना देने चले जाओ, आप वहां पे तोड़फोड़ शुरू कर दो। तो हुकूमत का तो काम है ना फिर इस किस्म की रैलीज करो के जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है। आपने एक जगह धरना दे के फ्रांस के खिलाफ झंडे जला लो उसको। वो मुसीबत ये है कि हम तो अपनी ही चीजों को डैमेज करने में सबसे आगे निकल आते। कल की रैली जो थी, मुझे बताइए 2 दिन जो आपका कैपिटल जो है वो फ्रीज रहा, ये कौन सा तुक बनती थी इसकी? कहां से कौन सा है? लेकिन बस ठीक है, वो लोगों को जब समझ नहीं है और वो एक्सप्लॉइट हो जाते। कार्य सरकार में मुदाखलत, इसके साथ साथ जो एक तरह से मर्डर की अटेम्प्ट, ये सारे के सारे जो दफात है ना वो लगने चाहिए। इसलिए क्योंकि हमारे रावलपिंडी के, हमारे इस्लामाबाद के बहादुर पुलिस अफसरान के ऊपर और पुलिस एहलकारों के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया गया है, दैट वाज कम्प्लीटली अनकॉल्ड फॉर, स्पेशली एक ऐसे मौके के ऊपर जहां पहले ही हुकूमत पाकिस्तान फ्रांस से अपना प्रोटेस्ट जो है वो कर चुकी थी रजिस्टर। उससे ज्यादा क्या किया जा सकता? तो दैट इज द क्वेश्चन। बट मैं अभी ब्रेक की तरफ जाऊंगी और ब्रेक के बाद हम लोगों को एक और अहम मौजू के हवाले से बात करनी है, और वो है कि हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हो गए। इससे पहले हमारे यहाँ मुख्तलिफ ज़िमनी इंतखाबात होते रहे, उससे पहले हमारे यहाँ जनरल इंतखाबात हुए, और इन तमाम इंतखाबात के बाद हमने एक ही चीज बड़ी कॉमन पाई, और वो क्या था? वो था धांधली की सदा, धांधली की आवाज बुलंद होना, नाइंसाफी की आवाज बुलंद होना। अब वजीर आजम साहब ने एक चीज सामने तजवीज दी है, और वो ये कि हम इलेक्शंस को ही इलेक्ट्रॉनिक कर देते हैं ताकि तमाम का तमाम मामला ही सेटल हो जाए। इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, विल कंटिन्यू द डिस्कशन। वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कुछ सियासी मामलात के हवाले से, बिलखुसूस पाकिस्तान की सियासत में जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सूरत में एक ऑपोजिशन का अलायंस सामने आया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ब्रिगेड साहब, एक बहुत अहम सवाल वो ये कि हर इंतखाबात हमारे किसी ना किसी तरीके से कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, और ये कंट्रोवर्सी जो है अल्टीमेटली एक ऐसे इमेज को जन्म देती है कि शायद पाकिस्तान के अंदर कोई इंतखाबात साफ शफाफ हुए ही नहीं। वजीर आजम साहब का ये जो एक तजवीज है, जो वो कहते हैं कि करेंगे आने वाले वक्तों के अंदर, के इलेक्शंस को ही इलेक्ट्रॉनिक बना दिया जाए, जैसे अमेरिका में होता है, जैसे इंडिया में होता है, क्या ये पाकिस्तान में वर्क करेगा? अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन ट्रंप ने कहा था कि मैं जीतूंगा तो इलेक्शन फेयर होंगे, मैं हार गया तो इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। तो ये तो बाज़गश्त जो है इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन उठाने की अमेरिका में भी पहुंच गई अमेरिका में भी पहुंच गई है। ठीक है, वही मैं कहा, अमेरिका में भी पहुंच गई है बाज़गश्त जो है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन ने, आपने कहा ना कि सवाल अपना होते नहीं है, उठाए जाते हैं, और उठाता वो है जो हार जाता है। अब आपको एक बहुत बड़ी मिसाल है जिस आपके सामने आई कि जी ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ को रिंग किया कि जी मैं हार रहा हूं और इलेक्शन के ऊपर मैनिपुलेशन हो रही है। अब जब वो जीत गए
तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मैनिपुलेटेड होकर जीता हूँ, वो कहते हैं कि जी मैं तो अपनी स्ट्रेंथ पे जीता हूँ। यहाँ से आप इस छोटी सी बात से आप जो लीडरशिप है उसके बिहेवियर का और बर्ताव का, कंडक्ट का और विजन का अंदाजा लगा लें। वो ये चाहते हैं, हर शख्स चाहता है कि हर हाल में वो इलेक्शन जीते, क्या जो मर्जी हो जाए, क्या दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो एक्सेप्टेबल हो, बाकी अनएक्सेप्टेबल हो। अब गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुए हैं उसकी एक और बात ध्यान में रखिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट जो है वो PMLN की है। PMLN के इसका मतलब है कि PMLN जो है या उसकी लीडरशिप करप्ट है, कि अगर वो सब यहाँ भी सवाल उठाती है वो गिलगित बल्तिस्तान में, इसका मतलब है दो चीजें हैं, या वो करप्ट है या नाअहल है। तो वो खुद ही साबित कर रहे हैं कि वो नाअहल हैं और वो करप्ट है कि वो इलेक्शन सही तरीके से नहीं करा सकते। वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो नहीं है, ना वहाँ PTI की हुकूमत। तो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया आज कि हम नाअहल हैं, मक्कार हैं, फरेबी, हम तो इलेक्शन सही करा ही नहीं सकते। तीसरी चीज, गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर अपना कल्चर है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को समझने के लिए आपको गिलगित बल्तिस्तान को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो वहां जाके कैंपेन ना भी करते तब भी वहां से 3 से 4 सीटें पीपल्स पार्टी की जरूर निकलनी थी, क्योंकि वो ऐसे पॉकेट्स हैं जो पीपल्स पार्टी ओरिएंटेड पॉकेट्स हैं। वो भुट्टो के साहब के जमाने से देख रहे हैं, फिर उनको अपना एक पिछली पीपल्स पार्टी हुकूमत ने एक राइट दिया तो वो उसको वैल्यू करते हैं, इसलिए वहां पे वो पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। वहां पे बहुत सारे वोट जो होते हैं वो कोई रिलीजियस बिलीफ की बेसिस पे भी जाते हैं। वहां पे बहुत, आपको पता है, एक हुंजा और स्कर्दू में चले जाए, आगा खानी बहुत सारे, और आगा खान फाउंडेशन जो है जो उसने काम गिलगित बल्तिस्तान में किया है, शायद हमारी कोई यहाँ पे हुकूमत जाके देखे तो शर्म क्यों आ जाए उनको कि इतना ट्रांसपेरेंट और इतना क्लीन काम शायद। तो अब सवालियात, क्या इलेक्ट्रॉनिक इंतखाबात हमारे मसाइल का हल है या नहीं? इलेक्ट्रॉनिक इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो लीडरशिप की एजुकेशन का लेवल है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन में भी कोई चीज निकाल लेनी है, मेरी चीज लिख लें आप, होने तो इलेक्ट्रॉनिक ही चाहिए, होने तो इलेक्ट्रॉनिक ही चाहिए। इन्होंने उसमें भी मशीन के अंदर कोई चीज कंप्यूटराइज निकाल लेनी है कि जी देखे जब मैं गया था तो मशीन जो थी वो राइट दाएं तरफ देख रही थी, मैंने अंगूठा बाएं तरफ रखा था और बाकी सारे दाएं तरफ रख रहे थे, तो ये इलेक्शन जो फेयर नहीं। ये बहुत मास्टर है ये इलेक्शन को डिस्प्यूटेड कराने में। जाते जाते मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया सेगमेंट के लिए। जाते जाते वजीर आजम साहब ने एक बच्ची के साथ ज्यादती के बाद ये फरमाया था कि हम जो केमिकल कैस्ट्रेशन है उसकी तरफ देख रहे हैं कि जो शख्स भी एक छोटे तन्ने फूल के साथ ज्यादती करने का सोचे और ऐसा फेल करे, उसको फौरी तौर पर जो है उसके आज़ा से खारिज कर दिया जाए। आज फिर एक 4 साल की बच्ची कश्मीर के अंदर जिसने पुलिस एहलकारों को रुला दिया, ब्रिगेडियर साहब, फिर वाकया होता है। हम कब करेंगे वो काम जो हम अनाउंस कर देते हैं लेकिन कभी करते नहीं? अनिका, हम में शर्म नहीं है ना, हमें गैरत नहीं है, ना लीडरशिप में, ना हमारी आम पब्लिक में, ना हमारे अदारे इस तरह सोचते हैं। आप अभी बांग्लादेश में पा रहे हो, उससे उसी से सबक ले लें। बांग्लादेश में उस शख्स को मौत की सजा दी गई और वहां एक रिमार्क कहा गया कि ये, मैं वो कहना नहीं चाहता, अब करे ना कुछ, ही शुड बी हैंग्ड इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। ऐसे शख्स को फांसी लगा देना चाहिए। लेकिन आप ही के बहुत सारे लीडर हैं पॉलिटिकल जो कहते हैं इनकी फांसी नहीं लगाना चाहिए, सरेआम फांसी नहीं देनी चाहिए। देखिए, जब तक आप एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं देंगे और रिपीटेडली नहीं देंगे, एक दफा नहीं, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं देंगे और रिपीटेडली नहीं देंगे, उस वक्त तक ये चीजें रुकती नजर नहीं आएंगी। और साथ साथ जिस वक्त तक आप लोगों को अपने मीडिया के जरिए, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए इस चीज की कॉम्प्लिकेशंस पे एजुकेट नहीं करेंगे, इसके साथ साथ कि उस वक्त तक भी ये चीजें जो है खत्म होती नजर आएंगी। लेकिन इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरेआम ऐसे शख्स को फांसी लगाई जाए। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, काश वो ये कर सके, तो हो सकता है इस किस्म के जुर्म रुक सके, वरना मेरा तो दिल दहल जाता है इस किस्म की बातों सुन के। और पाकिस्तान, बहुत सारे पाकिस्तानियों का दिल दहल जाता है। ब्रिगेड साहब, थैंक यू सो मच। मैं भी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक 4 साल के बच्चे को देखकर प्यार आ सकता है, एक 4 साल के बच्चे को देखकर उसका ख्याल रखने का दिल किया कर सकता है, लेकिन ऐसे दरिंदे जो कि नन्हे फूलों को देखकर वहशी बन जाएं,
उनको जिंदगी में जीने का और जिंदा रहने का हक नहीं हासिल। मेरी वजीर आजम इमरान खान से ये डिमांड है, और ये सिर्फ मेरी नहीं, मैं बहुत बड़ी तादाद, कसीर तादाद अवाम की उसकी तर्जुमानी कर रही हूँ कि इस तरह के लोगों को फांसी के फंदे और तख्ता-ए-दार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो हमारे अगली नस्ल हमेशा गैर महफूज रहेगी। क्या वजीर आजम इमरान खान ये बात सुनेंगे, या इस पे अपने कान बंद कर लेंगे, या उन वजीरों की बात सुनेंगे जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, लेकिन जब इन नन्हे बच्चों के राइट्स को पामाल किया जाता है तब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं? वजीर आजम साहब, ये आपके लिए एक कड़ा इम्तिहान है। इसी के साथ ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासत के हवाले से, और एक बहुत ही दिलखराश वाकया जो पाकिस्तान में अब तवातुर से हमें सुनने में आ रहा है। 4 साला बच्ची के साथ ज्यादती, और उसके बाद पुलिस वाले जो उस टाइम पर मौका पर पहुंचे, उनका रोना और उनके एहसासात वो साफ बताते हैं कि किस तरीके से, किस कर्ब से वो बच्ची गुजरी होगी। अब जरा कोरोना वायरस के हवाले से बात करते हैं। एक ऐसा कातिल जो कि इनविजिबल है, जो किसी को नजर नहीं आता, लेकिन हर शख्स की बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से इम्पैक्ट करता है। एक ऐसा वायरस जिससे हम अभी तक जान नहीं छुड़ा सके, लेकिन हम लोगों ने 1 करोड़ वैक्सीन का प्री ऑर्डर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के बकौल कर दिया है। अब ये वैक्सीनेशन जो है ये सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को और 65 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को लगेंगे, लेकिन ये वैक्सीन आते आते भी काफी टाइम लगेगा। तब तक और उसके बाद भी हमें SOP जरूर फॉलो करने हैं। आज भी 2000 से ज्यादा अफराद के अंदर कोरोना वायरस की तशखीस हुई, और ये 2000 अफराद वो हैं जिन्होंने टेस्ट करवाया। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं के खानदान के होंगे या जिन इनके आसपास होंगे जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया होगा, लेकिन उनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स होंगे। हमारे साथ डॉक्टर हसन उरूज मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, एक तो कोरोना वायरस लोग समझ रहे हैं खत्म, बस अब क्या SOPs फॉलो करना, अब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मामलात एक बार फिर सीरियसनेस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या SOPs अब फॉलो करने चाहिए हैं? क्या SOPs वही हैं जो इससे पहले हम फॉलो करते आए, या फिर अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट SOPs की जरूरत है? जी बहुत शुक्रिया अनिका। बुनियादी तौर पे अगर आप देखिए तो स्टैटिस्टिकली हम पिछले कोई 3 से 4 हफ्तों में 3 से 4 गुना हमारे केसेस बढ़ चुके हैं। यानी अगर 15 अक्टूबर को 3,20,000 पाकिस्तान में केसेस थे, तो अब 3,61,000 केसेस हो चुके हैं। इसी तरह डेथ्स की तादाद तकरीबन हमारी 1,000 के हिसाब से बढ़ चुकी है। इस्लामाबाद में भी यही हालत है। आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है। बुनियादी तौर पे तरह मैं वापस आना चाहूंगा आपके पहले सवाल की तरफ कि वैक्सीन्स, पाकिस्तान ने 1 करोड़ वैक्सीन्स की प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है, और उसके लिए उसकी जो पेमेंट्स हैं वो भी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस वैक्सीन की बहुत ज्यादा डिमांड होगी, और ये चूंकि फर्स्ट टाइम आ रही है दुनिया में और एक वर्ल्ड पैंडेमिक के बाद आ रही है, वी आर नॉट श्योर कि हमें कितना शेयर मिलता है। 7 अरब की पॉपुलेशन, 7 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन, सो हमें अभी वैक्सीन के ऊपर आगे आने वाले दौर में इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और हमें अपने SOPs की तरफ वापस लौट के आना है। बल्कि मैं तो समझता हूं कि हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं अपने स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाने, जाती तौर पे, कम्युनिटी के तौर पे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि वैक्सीन फेज 4 ट्रायल में जरूर है, और तकरीबन 47,000 लोगों पे ट्रायल जरूर हो चुके हैं, लेकिन यू नेवर नो कि इस वैक्सीन के आगे रिजल्ट्स क्या होते हैं। ऑल्दो कि ये बहुत कामयाब वैक्सीन इसको करार दिया जा रहा है, ये लहर पहली लहर से ज्यादा सख्त है। उसकी वजह ये है कि इसमें कुछ वायरस थोड़ा सा म्यूटेटेड भी लग रहा है,
तादाद पेशेंट्स की जिस तरह क्या ऐसे 4-5 changes हैं गुना डॉक्टर साहब? बढ़ आप फरमा रहे हैं कि कुछ वायरस के अंदर म्यूटेशंस देखने में आ रही हैं, लेकिन ऐसे क्या डिफरेंसेस हैं? क्या इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है? क्या इसके नताइज डिफरेंट हैं? मैंने तो यहाँ तक सुना कि यहाँ जो कुछ पीसीआर टेस्ट है उसके अंदर भी कुछ दफा ये कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं टेस्ट लेकर आता। इस ऐसी म्यूटेशंस है, क्या ये बात दुरुस्त है? जी देखिए, ये तमाम ऑब्जर्वेशनल फिजिशियंस की, क्लिनिशियंस की और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट की ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे मैं आपको बात कह रहा हूँ। अभी इसका कोई रिसर्च पेपर सामने नहीं आया है जिसमें प्रॉपर ट्रायल्स होते, लेकिन ऑब्जर्वेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है साइंस में। और ऑब्जर्वेशन ये है कि इस वायरस की एक तो विरुलेंस बढ़ गई है, यानी बड़ी तेजी से एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल हो रहा है, जिस तरह तादाद हमारी बढ़ रही है। दूसरा, अगर आप देखें तो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट भी काफी तादाद में आ रहे हैं, यानी वो इंसान पॉजिटिव है, उसमें तमाम अलामतें मौजूद हैं और उसका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। तो अगर अलामतें मौजूद हैं, यानी पहले कहा जाता था 20 से 30% फॉल्स नेगेटिव के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अभी जो क्लिनिशियन से हमारी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव भी होता है लेकिन पॉजिटिव शो नहीं करता, जबकि अंदर अलामतें मौजूद होती हैं। तो ये 2-3 ऑब्जर्वेशन सामने आए। राइट। अच्छा, ऐसे में डॉक्टर साहब अब हम लोगों को एहतियात तो करनी ही करनी है, यानी इसके साथ तो अभी हमें एटलीस्ट जब तक सारे वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते, पूरी दुनिया वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती, तब तक हमें एसओपीज फॉलो करते रहने हैं। व्हाट एसओपीज शुड वी बी फॉलोइंग डॉक्टर साहब? क्या वही 3 एसओपीज हैं या कुछ मजीद एहतियाती तदाबीर की जरूरत है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि विरुलेंस जो है वो बढ़ गई है, एक दूसरे से बहुत तेजी से मुंतकिल होता है। देखिए, बुनियादी तौर पे तो वही एहतियाती तदाबीर की जरूरत है। जिस तरह विरुलेंस बढ़ी है, एहतियाती तदाबीर भी ज्यादा करने की जरूरत है। यानी पहले हम थोड़ा जरा पहली लहर में हमारा शुरू में कैजुअल एटीट्यूड भी सामने आया, हम इस बार अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें अननेसेसरीली खुद अपने आप पे पाबंदी लगाने की जरूरत है। पहली लहर में हुकूमत ने पाबंदी लगाई, अब एक स्टेप आगे जाके हमें समझने की जरूरत है, हमें अपने ऊपर खुद पाबंदी लगानी होगी। हमें इमरजेंसी या बहुत ही जरूरी काम के अलावा बाहर नहीं जाना चाहिए, गैदरिंग्स नहीं अटेंड करनी चाहिए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हेड्स और जितने इंस्टीट्यूशनल हेड्स हैं उन पे ये लाजिम है कि वो अपनी इंस्टीट्यूशंस में उन एसओपीज को हर हालत में इंप्लीमेंट करवाए और जीरो टॉलरेंस की तरफ। मैं समझता हूं कि जीरो टॉलरेंस का जो फिनोमेना है कि हमें किसी तरीके से मास्क वाले शख्स से मास्क के बगैर किसी शख्स से मुलाकात नहीं करनी। आप बिल्कुल फ्रैंकली बता दें अपने दोस्त रिश्तेदार को, अगर वो मास्क नहीं पहने हुआ, कि जनाब हम मुलाकात आपसे नहीं कर सकते, वो खुद ही शर्मिंदा होकर मास्क लगा लेगा। तो हमें भी यानी ज्यादा टाइट मेजर्स की जरूरत है, कम्युनिटी लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली, इस्लामाबाद में क्योंकि आप एमसीआई के सरबराही हैं, जो हेल्थ साइड है, मुझे एक चीज बड़ी जो कुछ दिनों से सुनने को मिल रही है वो ये कि इस्लामाबाद के अस्पताल भर चुके हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो तादाद थी कोरोना वायरस के पेशेंट्स के बेड्स की वो भर चुकी है। क्या इस बात में सदाकत है? क्या अस्पतालों की जो कैपेसिटी थी वो ऑलरेडी फिल हो चुकी? जी अनिका, ऐसा बिल्कुल इसके करीब करीब हैं, क्योंकि इतने ज्यादा लोग डायग्नोज हो रहे हैं और सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं कि पिंडी इस्लामाबाद, बल्कि इस्लामाबाद यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद ट्विन सिटीज में बेड लेना एक प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार अहबाब और दोस्तों का और कलीग्स का टेलीफोन आता है कि किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, हमें फिर बड़ी मुश्किल से अरेंज करना पड़ता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी भी हमारे जो वेकेंट बेड्स हैं वो कोशिश की जाती है, क्योंकि क्लिनिशियंस को ये हिदायत है कि जहां कोई पेशेंट इस तरह हो जिसको घर भेजा जा सके और उसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जरूरत ना हो, उसे एक लम्हा भी एक्स्ट्रा हॉस्पिटल में ना रखा जाए। इस वास्ते वेकेंट बेड्स अभी भी 130 के करीब आज की पोजीशन ये कि
डॉक्टर साहब वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। तकरीबन 130 के करीब अभी वेकेंट बेड्स हैं इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद ट्विन सिटीज के अंदर, लेकिन ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इस कदर तेजी से फैल रहा है कि अपने आप को बहुत